इससे पहले हमने चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन जो है वो स्टार्ट की थी, और उसके हमने 3 टाइप्स ऑफ पोलिमराइजेशन के जो मेथड हैं, यानी रेडिकल पोलिमराइजेशन, कैटायनिक एंड एनायनिक, उनको पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, अब एक हमने जब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर करते हैं, तो वो टेक्टिसिटी बेसिकली क्या थी कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है आपके ग्रुप्स की या सब्स्टिट्यूएंट की ऑन द सेम साइड, आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्पेस में किस तरह अरेंज है, उनकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था 3 टाइप्स में या 3 काइंड्स में। एक थे आपके पास आइसोटैक्टिक, फिर सिंडियोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। ठीक है, ये आइसोटैक्टिक क्या थे, जिसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो सेम साइड पे प्रेजेंट थे। चेन की जो आपकी एक्सटेंडेड कार्बन चेन है या जो ग्रोइंग चेन है आपके पास, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अगर वो सारे के सारे सेम साइड्स में हैं तो उस केस में बनने वाले पॉलीमर को आप आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते थे। ठीक है। फिर आपके पास सिंडियोटैक्टिक वो होता था जिसमें अल्टरनेट जो है वो आपके पास ये रेगुलरली अल्टरनेट कर रहे होते थे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कि एक टाइम पे एक सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास बैक साइड पे है तो नेक्स्ट टाइम पे वो फ्रंट पे होगा, फिर बैक पे, फिर फ्रंट पे। तो ये अल्टरनेट करते, अल्टरनेट मैनर में जो है वो रिपीट हो रहे थे। तो उस केस में इस अरेंजमेंट से बनने वाले पॉलीमर को सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर कहा जाता था। ठीक है। अब थर्ड, जो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी हम क्लासिफिकेशन करते थे, तो हमारे पास लास्ट वन वो आ जाता था पॉलीमर जिसमें कोई रेगुलर अलाइनमेंट नहीं होती थी, वो रैंडमली ओरिएंटेड होता था, और उसे कहा जाता था एटेक्टिक पॉलीमर। अब यहाँ पे ये टेक्टिसिटी को समझने का, ये टेक्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अगर एक ही पॉलीमर की बात करें जो कि हमारे पास पॉलीइथीलीन पॉलीमर है या पॉलीथीन है, तो वो आपके पास 3 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपने बनानी है, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो आपका बनने वाला पॉलीमर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी। ठीक है। अगर आप आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो उस केस में चूंकि स्टीरियो रेगुलरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटैक्टिक, वो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो इसी वजह से जो आपका पॉलीमर आइसोटैक्टिक या सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, रेगुलर पैकिंग की वजह से। जबकि अगर आपका पॉलीमर एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो उस केस में आपका जो पॉलीमर है वो डिसऑर्डर या इरेगुलर मैनर होता है वहां पे, जिसकी वजह से उसकी जो आप कह लो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है वहां पे नहीं होती, और यही रीजन है कि वो लेस रिजिड होता है और वो सॉफ्टर होता है। यानी जो पॉलीमर एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, चूंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बन पाती, एक डिसऑर्डर पैकिंग होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो बनने वाला पॉलीमर है उसकी रिजिडिटी कम हो जाती है और उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे तो हमें किस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पॉलीमर है वो मिलेगा इन तीनों में से। सो जो कॉन्फ़िगरेशन है पॉलीमर की वो डिपेंड करती है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन पे, कि आप किस मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इन केस अगर आप रेडिकल पॉलीमराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में थ्रू रेडिकल पॉलीमराइजेशन आपके पास जो बनने वाला पॉलीथीन होगा वो आपके पास एटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करेगा। यानी रेडिकल पॉलीमराइजेशन आपको जो पॉलीमर देगी उसमें जो अरेंजमेंट होगी वो रैंडमली अरेंजमेंट होगी या डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगी। जबकि अगर आप कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो उस केस में जो हमारे पास बनने वाला पॉलीमर होगा उसमें आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट की अरेंजमेंट है वो मोर और लेस आपके पास आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली जो आपके पास एनाइनिक पॉलीमराइजेशन है, ये वो पॉलीमराइजेशन है जो आपको बहुत ज्यादा स्टीरियो रेगुलरिटी के साथ पॉलीमर देता है, यानी आपको आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉलीमर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद इट मींस कि अगर आपने एटैक्टिक बनाना है आपको रेडिकल की तरफ जाना पड़ेगा, अगर आपने सिंडियोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना है तो फिर आपको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी,
अगर आपने बहुत ज्यादा स्टीरियो रेगुलरिटी अरेंजमेंट की तरफ जाना है कि एक ही तरह की अरेंजमेंट हो, तो आपको आइसोटेक्टिक की तरफ जाना है, इट मींस कि आपने एनायनिक पोलिमराइजेशन मेथड को फॉलो करना है। तो ये तो हो गए हमारे पास के और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलिमराइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। मींस अगर एक ही तरह का पॉलीमर, पॉलीइथीलीन की बात कर रहे हैं हम या पॉलीइथीन की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास ज्यादा डेंसर कब है, ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड कब है, जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन आइसोटैक्टिक है या सिम्बियोटैक्टिक है, और वो आपके पास सॉफ्टर कब है, जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटैक्टिक की तरफ लेके जा रहे हो। तो एक ही पॉलीमर, एक ही मोनोमर से बनने वाला पॉलीमर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है। रीजन है उसकी जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट सब्स्टिट्यूएंट की, उस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको बताने का मकसद ये था क्लास कि अगर यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा हो स्टीरियो रेगुलरिटी, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें अगर आप जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है सब्स्टिट्यूएंट की, वो आप चाह रहे हो कि एक जैसी रहे, एक तरह की रहे, तो उस बेस पे उस तरह के पॉलीमर को बनाने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं। उन कैटलिस्ट को कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट कहा जाता है। और वो कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट जो है बेसिकली, उसमें से एक कैटलिस्ट हमारे पास जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है, जिसको पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाता था। और ये जो आपके पास इससे बनने वाला जो पॉलीमर है आपके पास, वो आपके पास स्टीरियो रेगुलर अरेंजमेंट के साथ बनता था। अब ये जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है, इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ या किस तरह इसकी डिस्कवरी हुई, तो उससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है कि स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर को बनाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, उसमें हम कुछ कैटलिस्ट को यूज करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट, जिसमें से जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एक कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट है, जिसको यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए। और इससे बनने वाला पॉलीमर आपके पास क्या होता है, स्टीरियो रेगुलरिटी कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। बट ये पॉलीमर कहाँ से आया, उसको समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन को देखना पड़ेगा क्लास। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, जिस तरह इससे पहले हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी है, आप कोऑर्डिनेशन का वर्ड यूज किया गया है, तो आपको यहाँ से ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो थी वो क्या थी बेसिकली, कि इसमें आप जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज करते थे और अपनी जो अल्कीन्स हैं या जो आपकी डाइन्स या ओलिफिन्स हैं, उनके साथ इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ट्रीट करते थे और पॉलीमराइजेशन करवाते थे। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसे ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट कहा जाता था। जिसमें ये जो एम्प्टी आपको नजर आ रहा है, ये आपकी मेटल है। ये मेटल कौन सी हो सकती है, ये मेटल आपकी टाइटेनियम हो सकती है, मोलिब्डेनियम हो सकती है, क्रोमियम, आपके पास वेनेडियम, निकल, इनमें से कोई भी हो सकती है आपके पास मेटल। ठीक है, और जो कि ट्रांजिशन मेटल हैं। और ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, जिसको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट कह रहे हो, इसको आपने ट्रीट करवाना है डाइन के साथ। जब आप इसको डाइन के साथ ट्रीट करवाते हो, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें आपकी जो कैटलिस्ट है और जो मोनोमर है, वो दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता था। देन फिर क्या होता था कि ये जो मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनता था, इसमें वो कहता था कि ये जो ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड है, यानी एम्प्टी और CH2 वाला जो बॉन्ड है, बेसिकली ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और यही जो बॉन्ड है, ये एक्ट करता है एज एन एक्टिव साइड या प्रोपिगेशन साइड के तौर पे। ये कैसे बना है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अभी तक ये है कि आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट को यूज किया, उसको अपनी अल्कीन या अपनी जो ओलिफिन या डाइन के साथ रिएक्ट करवाया। क्योंकि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेटल एटम एंड द कार्बन सेंटर। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इस पॉलीमराइजेशन को कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। और इसमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जिसे मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आप समझो कि ये जो मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आपका इनिशिएशन स्टेप है, और इसके बाद आपकी प्रोपगेशन कंटिन्यू हो जाती है।
प्रोपेगेशन में बेसिकली आपका जो मेटल, ये जो एम्प्टी बॉन्ड और CH2 बॉन्ड है, ये आपका प्रोपेगेशन साइट है, और यहाँ पे जाके आपके जितने मोनोमर हैं वो 1 बाय 1 ऐड होते रहते हैं अनटिल अनलेस टर्मिनेशन नहीं हो जाती। अब आते हैं कि ये जो आपके पास, जैसे यहाँ पे आप जस्ट मेथड को देख लो कैसे बनाए, ये पूरा मैकेनिज्म देखते हैं अभी हम। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे उसने ये बात की है कि एक दफा जब आपका मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो नेक्स्ट जो आपका मोनोमर है वो आपके इस बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्ट होगा। इस प्रोसेस को इंसर्शन कहा जाता है, जिसमें आपकी जो न्यू मोनोमर है वो आपके मेटल और कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्ट हो जाती है। तो ये इंसर्शन स्टेप है। थ्रू इंसर्शन आपकी प्रोपगेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसी को क्लास उसने इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है कि बेसिकली आपका जो RCH2 मेटल बॉन्ड है, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे आपके 1 बाय 1 मोनोमर्स जो हैं वो इंसर्ट होते रहते हैं। N1 फर्स्ट मोनोमर है, फिर सेकंड मोनोमर है, थर्ड मोनोमर है, और इस तरह आपकी जो ग्रोइंग चेन है वो कंटिन्यू रहती है। अभी तक मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आया होगा कि बेसिकली ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बना किस तरह है, तो उसको देखते हैं क्लास। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये वही है क्लास कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट। ठीक है, RCH2 एम्प्टी आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जो उनमें से आपके पास वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम में से भी कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकती है। जर्नल हमने एम्प्टी से रिप्रेजेंट किया। ये आपके पास क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है या आपके पास डाइन कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा अब आपने इनका जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली किस तरह से बनता है, यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, बिटवीन CH2 एंड CH आपको एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड आपकी ट्रांजिशन मेटल जो है उसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ जो है सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी इसको पाई कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, पाई कॉम्प्लेक्सेशन भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब वो किस तरह बनता है, उसको बनाने के लिए हम एक मैंने कहा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया आपके पास, या वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है आपके ट्रांजिशन मेटल के साथ। तो आपके पास बेसिकली होता क्या है प्रोसीजर उसके पीछे, कि यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नेक्स्ट पोजीशन पे, यानी ये CH और इस CH कार्बन के इन बिटवीन शिफ्ट होता है। ठीक है, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं है अभी, आप कह लो कि पार्शियल शिफ्टिंग है बॉन्ड की। तो ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास पाई बॉन्ड, ये बेसिकली CH2 पे शिफ्ट होता है, जो कि जाके आपके ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करती है। सो अगर यहाँ पे कंप्लीट कोई भी बॉन्ड की ब्रेक, क्लास म्यूट कर लिया तो अच्छा, कोई भी बॉन्ड की कंप्लीट ब्रेकेज नहीं है, कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए जो हम ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे वो उसमें हम पार्शियल बॉन्ड यूज करेंगे, यानी हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी सॉलिड परमानेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन अभी नहीं हम करवा रहे। ठीक है, सो आप देखो जो RCH2 वाला बॉन्ड है वो तो आप सॉलिड लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि उस बॉन्ड की ना तो ब्रेकेज हो रही है ना फॉर्मेशन हो रही है, तो ये तो हो गया एसएच ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही मेटल का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपकी CH2 के साथ, यानी ओलिफिन की जो CH2 वाली कार्बन है उसके साथ, तो आपका जो ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट में जो मेटल का और CH2 का बॉन्ड था वो क्लीव करना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से इसको भी मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, और इस न्यू फॉर्मेशन बॉन्ड को भी मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। देन फिर अभी हमने बात की है कि क्लास ये जो पाई बॉन्ड है ये बेसिकली शिफ्ट हो रहा है आपकी CH2 की तरफ, तो इट मींस कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है। तो इस ब्रेकेज को भी मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है। देन फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ CH और CH के इन बिटवीन आता है। तो ये भी आपके पास कंप्लीट जो है वो फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए इसको भी यहाँ पे हमने जो है वो पार्शियल बॉन्ड से या डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ से जो आपका पाई बॉन्ड मूव करके यहाँ पे गया है उसको भी मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया सिमिलरली। अच्छा, अब इस सब के बाद होता क्या है, इस सब के बाद ये होता है, आप यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड अगर मैं यहाँ CH2 पे शिफ्ट करवा रही हूँ तो आप मुझे खुद बताओगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, यानी ये वाला एंड जो है आपका डाइपोल अगर क्रिएट हो रहा है तो ये आपका एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, देन ये वाला एंड आपका पार्शियल पॉजिटिव है।
ये एंड आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। रीजन क्या है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। और ये वाला एंड आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सो अगर ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, और यहाँ अगर हम देखें तो जब आपकी मेटल है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये CH2 एंड आपका क्या है, पार्शियल नेगेटिव। सो जैसे ही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वाले एंड भी एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास इनके इन बिटवीन भी बॉन्ड बन जाएगा, जो कि अभी परमानेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये आपकी एक किस्म के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई रिंग की फॉर्म में। यहाँ तक समझ आया? यस। अच्छा, इसी को क्लास जो अबव हमारे पास थी फॉर्म, यही जो फॉर्म है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने जस्ट आर जो अबव था उसको RCH2 कर दिया, और बाकी सारे वही आपके पास डॉटेड बॉन्ड्स हैं। बेसिकली अब मैंने आपसे कहा था कि जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे आप मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हो, ये इसे पाई कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप कह लो, जो भी है, उसके बनने के बाद आफ्टर इनिशिएशन, ये आपका इनिशिएशन स्टेप है, इसके बाद आपकी प्रोपेगेशन कंटिन्यू हो जाएगी। और उस प्रोपेगेशन करवाने के लिए जो आपकी साइट है या जो आपका एक्टिव सेंटर है, वो बेसिकली आपका मेटल कार्बन बॉन्ड है। यानी आपके जो न्यू मोनोमर्स हैं वो आपके इस बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्ट होंगे। कैसे इंसर्ट होंगे, अब उसको समझने के लिए आप ये देखो, मैंने इसी को ओपन करके इस फॉर्म में लिखा है कि अगर मैं इसको ओपन करूं, इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर मैं ओपन करूं, तो मेरे पास क्या हो रहा है कि ये CH2, फिर यहाँ पे CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2 है, और साथ में मेटल है। यानी ये जो फॉर्म है मेरी, इसको मैंने इस फॉर्म को ओपन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिखने का मकसद ये है कि अभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी जो न्यू ग्रोइंग मोनोमर जो चेन है, उसमें जो मोनोमर है, नेक्स्ट मोनोमर है, वो इस बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्ट होगा, जो कि मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने इसको ओपन करके लिखा है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये हमने अब फॉर्म लिख ली। ठीक है, अगर ओपन करके इस फॉर्म में लिख लिया, तो उसी तरीके से मेटल एंड जो है आपका पार्शियल पॉजिटिव है, और जो आपका कार्बन एंड है वो पार्शियल नेगेटिव है। सिमिलरली जैसे पहला मोनोमर ऐड करवाया था हमने, कैसे ऐड करवाया था कि पाई कॉम्प्लेक्सेशन हो जाती है बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड योर मेटल ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल और यहाँ पे पाई बॉन्ड की पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, और वो पाई कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, तो आपके पास क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये CH2 पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि CH2 आपकी जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है, और आपकी ये फॉर्म आ जाती है। अगर आप इसको समझो क्लास, ये देखो, ये आपका RCH2, ये वही चेन है जो मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये CH2 जो आपका ये वाला CH2 है, इसको मैंने इस मेटल के साथ डैश बॉन्ड के साथ अटैच करवा दिया है। ठीक है, फिर ये जो पाई बॉन्ड है CH2 और CH के इन बिटवीन, चूंकि ये ब्रेक कर रहा है, तो इसको मैंने पार्शियल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया है, डॉटेड बॉन्ड से। फिर जो CH और CH के इन बिटवीन पाई बॉन्ड जो है वो न्यू फॉर्म हो रहा है, उसको भी मैं डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर आपके पास जो CH और CH2 के इन बिटवीन जो पाई बॉन्ड था, वो भी चूंकि ब्रेक कर रहा है, उसको भी मैं डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर ये क्लोजिंग क्यों हुई है, क्योंकि ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव है और ये वाला एंड पार्शियल नेगेटिव है, सो इस वजह से यहाँ पे क्लोजिंग भी हो जाती है। तो ये आपका कम्प्लेक्स बन गया। अब इस कम्प्लेक्स में क्लास, इस कम्प्लेक्स में अगर आप देखो, तो ये आपका मेटल, ये मेटल है आपकी ट्रांजिशन मेटल जो अबव चेन में थी, ये आपका CH2 एंड है जो कि अबव यहाँ पे था, और ये वाला आपका मोनोमर है। ठीक है, चूंकि ये मोनोमर आपकी मेटल और CH2 के इन बिटवीन ऐड हुआ है, इसीलिए इसको इंजर्शन प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें आपकी न्यू मोनोमर चेन है वो मेटल और कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन इंसर्ट होती है। कैसे कि अब उसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे क्लास, नेक्स्ट स्टेप में जैसे पहले हमने जब कॉम्प्लेक्स बनाया था आफ्टर फर्स्ट स्टेप, तो हमने उसको ओपन किया था, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही लिखी जाएगी चेन। उसके बाद यहाँ से देखो, CH2 यानी ये जो CH2 CH डबल बॉन्ड CH था, ये तो पहले भी था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये CH2 फिर CH2, यानी ये CH2 हो गया,
फिर यहाँ पे आपके पास CH और CH के इन बिटवीन पाई बॉन्ड की न्यू फॉर्मेशन हो रही थी, तो वो न्यू बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड के थ्रू अब आप रिप्रेजेंट करोगे, तो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला CH जो कि पार्शियल नेगेटिव होगा, और फिर ये आपकी आ जाएगी मेटल, ठीक है। सो आपकी जो बेसिकली साइड है, एक्टिव साइड, वो आपकी क्या है, वो आपकी है ये कार्बन मेटल बॉन्ड, जो कि एज अ प्रोपेगेशन साइड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से न्यू आने वाले मोनोमर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर जो आपकी चेन ओपन होती है, इस तरह वन बाय वन आपके मोनोमर्स जो हैं वो इंसर्ट होते रहेंगे यहाँ पे इस मेटल कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन, और आपकी जो चेन है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी जब तक कि आपका टर्मिनेशन स्टेप नहीं हो जाता। यहाँ तक क्लास समझ आ गई है या नहीं? क्लास से समझ आई है या नहीं? यस मैम, आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास अगर आप थर्ड मोनोमर को अटैच करते हो, तो वो थर्ड मोनोमर भी उसी तरीके से कम्प्लेक्स करेगा, कम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन करेगा, और आपकी इस मेटल कार्बन बॉन्ड के इन बिटवीन ये मोनोमर इंसर्ट हो जाएगा। मतलब जब आप इसको ओपन करोगे तो CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH2, तो इस मेटल और इस कार्बन बॉन्ड के बिटवीन ये सारी की सारी चेन आ जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए इस प्रोसेस को इंसर्शन प्रोसेस कहा जाता है, और इट मीन्स कि जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन पॉलिमराइजेशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिससे बनने वाले जो कोऑर्डिनेटेड पॉलीमर होते हैं, वो कैसे बनते हैं कि उनमें कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन के साथ जो है आपकी डाइईन या ओलिफिन है, उसके साथ पहले क्या करता है, पाई कम्प्लेक्सेशन करता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर उसके थ्रू जब आपके पास पाई कम्प्लेक्स बन जाता है या मोनोमर कैटलिस्ट कम्प्लेक्स बन जाता है, तो इनिशिएशन प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। आफ्टर इनिशिएशन आपके जो CH2 मेटल बॉन्ड है, जिसे कार्बन टू मेटल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, इसके इन बिटवीन आपके वन बाय वन मोनोमर इंसर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी चेन जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। अब इसका एक प्रोसेस, एक जो फायदा उन्होंने ये बताया है कि आपकी ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसमें जो मेटल होती है वो आपकी सॉलिड होती है या सॉलिड सरफेस के तौर पे एक्ट करती है, जबकि जब आपका कम्प्लेक्सेशन हो जाती है आपके मेटल की आपके मोनोमर के साथ, तो जो आपका कार्बन आयन सेंटर होता है, यानी ये जो CH2 वाला सेंटर है आपके पास, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका एनायनिक सेंटर आपके एक्वियस फेस में होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो चेन है वो आपकी जब ग्रो करती जाती है, तो वो मेटल की सॉलिड सरफेस से दूर होती जाती है, या वो आपके एक्वियस फेस में, सोल्यूशन फेस में चली जाती है, जिसकी वजह से उसको वहां से आप आइसोलेट कर सकते हो इजीली। तो ये सारा प्रोसेस आपकी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का है कि आप कंटिन्यू करोगे इंसर्शन, तो आपकी जो चेन है वो भी कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी अनटिल अनलेस आप टर्मिनेशन नहीं करवा देते। तो ये तो होगी आपकी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे दोबारा आते हैं क्लास के जो आपका मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें बेसिकली उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन कार्बन एटम ऑफ योर मोनोमर, यानी यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि कार्बन एटम मोनोमर का और आपकी ट्रांजिशन मेटल एटम जो है उसके बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन डिपेंडेंट है आपकी कैटलिस्ट पे, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट पे, इसी वजह से इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद जो आपका कोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है, यानी ये वाला जो कि मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स में बनता है, ये एज एन एक्टिव साइट बिहेव करता है, जहाँ से प्रोपेगेशन कंटिन्यू होती है, स्टार्ट करती है। देन फिर आपकी जो इनकमिंग मोनोमर्स हैं वो बेसिकली इसी प्रोपेगेशन साइट पे, एक्टिव सेंटर पे इनकॉर्पोरेट होते हैं, और आपकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। अब कैसे होती है, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया है। बेसिकली उसने यहाँ पे इसको मोनोमर्स को ऐड कर करके कम्प्लेक्स लिखे हैं, लेकिन वो बेसिकली कैसे ऐड हो रहे हैं वो अब आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अच्छा, उसके बाद क्लास
यहाँ पे ये वो पॉइंट डिस्कस कर रहा है जो मैंने कहा था आपसे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में जो आपका कम्प्लेक्स होता है कैटालिस्ट मोनोमर कम्प्लेक्स, वो आपका हेटेरोजेनस सिस्टम होता है जिसमें मेटल आपकी सॉलिड सरफेस में होती है, जबकि जो कार्बन आयन होता है आपके पास वो आपका सॉल्वेंट फेस में होता है, और जिसकी वजह से जब मोनोमर इंसर्ट होते हैं बिटवीन मेटल एंड कार्बन आयन सेंटर, तो जो आपकी पॉलीमर चेन जो ग्रो करती जाती है वो आपकी मेटल की सॉलिड सरफेस से दूर जाती है, जिसकी वजह से आप उसको इजीली आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है इसे इंसर्शन प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो चेन है वो इंसर्ट हो रही है बिटवीन कार्बन आयन सेंटर एंड योर मेटल। ठीक है, तो इंसर्शन भी हो रही है, और इंसर्ट होने के बाद आपकी जो चेन है ग्रोइंग चेन वो मेटल एंड से दूर होती जा रही है, वो सॉल्वेंट फेज की तरफ जाती जा रही है, और वहां से उसको आप आइसोलेट कर सकते हो इजीली। क्लास यहाँ तक ये समझ आया या नहीं? मैम आ गई। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको स्टिल कंफ्यूजन है? अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यानी जो हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट की बात की थी कि क्लास बेसिकली इसको यूज किया जाता है आपके स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है बेसिकली, उसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि ये जो आपके पास कैटलिस्ट है ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट की एक स्पेशल टाइप है, जिसमें हमारे पास जो है वो दो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं कि इसमें हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और साथ कैटलिस्ट के साथ हम को कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है आपके पास, कैटलिस्ट आपके पास हेलाइड्स होते हैं जो कि आपके ग्रुप 4 से लेके ग्रुप आपके 8A तक जो है जितने एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव हेलाइड्स आप ले सकते हो। ठीक है, बट जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी जो है वो ट्रांजिशन वैलेंसी के इक्वल होनी चाहिए, ट्रांजिशन वैलेंस होना चाहिए। और साथ जो आपके को कैटलिस्ट हैं वो आप कौन से यूज करते हो, वो बेसिकली आप अपने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज करते हो, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में यूज किए हैं। तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, उनमें थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि वो आपके अल्काइल्स एराइल्स या हाइड्राइड हो सकते हैं ग्रुप 1 to 4 मेटल्स के। ठीक है, अब अगर उनको बाय नेम हम देखें तो ये कौन से कंपाउंड बनते हैं कि आपके जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके कौन से हो सकते हैं, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स यानी ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, ये आपका जो है एज अ को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और जो आपका है क्लास डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट है जिसको एज अ को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। जबकि आपकी जो टाइटेनियम क्लोराइड है जो कि आपकी टाइटेनियम ट्राई क्लोराइड हो सकती है, या जो आपकी क्लास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है, ये आपकी एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है। तो दो चीजें हो गई, एक कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट क्या होने चाहिए, हेलाइड्स होने चाहिए आपके रिस्पेक्टिव, हेलाइड्स होने चाहिए ग्रुप 4 से लेके 8 एलिमेंट्स के, जिसमें से टाइटेनियम क्लोराइड है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके को कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं वो क्या होंगे, वो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होंगे, जो जिनकी एग्जांपल हमने ली है कि वो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड मोस्टली यूज किए जाते हैं, जिसमें से भी अगर हम स्पेसिफिक करें तो वो आपके ट्राइथाइल एल्यूमिनियम हो गया या डाइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों जो हैं आपके पास कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट, ये कंबाइन होके हमारे पास एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाते हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किए हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है इनकी पोलिमराइजेशन के। ऑल्दो इनका आप कह लो कि एक कंप्लीट मैकेनिज्म अभी भी रिपोर्टेड नहीं है, बट टू मैकेनिज्म ऐसे हैं जो इनकी पोलिमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इनकी डिटेल है हमारे पास। अब आते हैं कि आपके पास जो कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट को कंबाइन आपने करना है, जिसमें हमने भी बात की कि आपके पास जो आपके पास क्लास ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है या ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम है,
ठीक है, उसने यहाँ एथाइल नहीं लिखे, उसने अल्काइल आर ग्रुप लिख दिए हैं। अब ये जो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है या ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम है, ये और आपका टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, यानी आपका जो कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट है, बेसिकली ये कम्प्लेक्स बनाते हैं और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके लिए भी 3 स्ट्रक्चर आप कह लो प्रपोज किए गए हैं। इस कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए भी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किए गए हैं, और उसी बेसिस पे इनके डिफरेंट मैकेनिज्म से होने वाली पोलिमराइजेशन के हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है। पहला तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक साइड पे आपको टाइटेनियम क्लोराइड नजर आ रहा है और एक साइड पे आपको जो है वो ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम या ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम नजर आ रहा है। उसमें भी वो ये बात करता है कि बेसिकली जो आपका अल्काइल एल्यूमिनियम वाला पार्ट होता है ये एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, और जो आपका टाइटेनियम क्लोराइड वाला पार्ट होता है ये एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। तो सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी कहा है आपसे, इसी एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे ये सेकंड स्ट्रक्चर इसी आपके पास कम्प्लेक्स के लिए वो प्रपोज करता है कि बेसिकली चूंकि आपका टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर एक्ट करता है और आपका एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करता है, सो आपका टाइटेनियम से जो एक क्लोराइड है वो यहाँ से आपका ट्रांसफर हो जाता है एल्यूमिनियम सेंटर पे, जो कि पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और ये वाला एंड आपका पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। ये भी इसी की ओपन फॉर्म है, आप समझो। ठीक है, देन फिर आपके पास यहाँ पे एक जो डिफरेंट आपको फॉर्म नजर आ रही है वो ये है, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है, बट ये कैसे आ गई, और यहाँ पे आपको 3 क्लोराइड से आपको यहाँ पे टोटल 4 क्लोरो नजर आ रहे हैं, तो वो कैसे हो गया, और एक आर ग्रुप नजर आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पे हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम भी था जो कि नहीं है, उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप थे वो भी नहीं है। तो ये फॉर्म कहाँ से आई, इस फॉर्म को लेके प्लस इस फॉर्म की बेसिस पे पहला जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। 2 मैकेनिज्म प्रपोज हैं, एक इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे और एक इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे। अब इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है थ्रू जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, वो अब कैसे होता है उसको देखना। ये सारी वही एक्सप्लेनेशन है क्लास। कैटलिस्ट क्या होगा, को कैटलिस्ट क्या होगा, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपकी कैटलिस्ट की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि हमारा है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। मैंने भी बात की कि इसकी जो आपके पास मैकेनिज्म है इस कैटलिस्ट के थ्रू पॉलीमराइजेशन के, उसके 2 मैकेनिज्म प्रपोज हैं, एक है नाटा का मैकेनिज्म और एक है कोजी का मैकेनिज्म। अब जो कोजी मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये करता है कि जो आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और एल्यूमिनियम ट्राइएथाइल है, ये बेसिकली कंबाइन करते हैं और कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें से जो आपका ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम है ये एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, यानी इसका काम होता है अल्काइल ट्रांसफर। अल्काइल ट्रांसफर किस तरह होता है कि अगर मैं ये जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है आपके पास, ये टाइटेनियम क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूं तो ये आपके पास 4 फ्लोरो ग्रुप अटैच है इसके साथ, और यहाँ पे आपको एक वेकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है जो कि वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और ये आपका जो है एल्यूमिनियम ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम के साथ 3 एथाइल ग्रुप अटैच हैं, जिसमें से एक एथाइल को मैंने नेगेटिव के साथ लिखा है साइन के साथ। रीजन क्या है कि बेसिकली होता ये है कि ये एथाइल ग्रुप जो है ये आपके वेकेंट जो आपका ऑर्बिटल है यानी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वहां पे ये एथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ से जो क्लोराइड है क्लोरो ग्रुप है वो यहाँ से लीव करता है विद इलेक्ट्रॉन यानी Cl नेगेटिव की फॉर्म में, यहाँ से ट्रांसफर होके वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपके एल्यूमिनियम सेंटर के साथ। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का काम बेसिकली ये है आपके ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम का कि वो अल्काइल ग्रुप जो एथाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर करे आपके टाइटेनियम मेटल को। तो जब ये ट्रांसफर होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है क्लास। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहूँ तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका एथाइल और आपके जो वेकेंट ऑर्बिटल है